हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था जो जीवाश्म थे यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मी पादप थे, हमने उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम हमारा जो नया चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है पादपों में आकारिकीय विविधता। आकार से मतलब है कि उनके पादप के जो आकार हैं, पादप छोटा भी हो सकता है आकार में, लंबा भी हो सकता है। वो कहाँ पे पाया जाता है, सारे सिस्टम जो मिलाकर वो आकारिकीय विविधता कहलाता है। विविधता का मतलब होता है विविधता यानी कि उनमें क्या विभेद पाए जाते हैं। विभेद मतलब उनमें क्या अंतर पाया जाता है। अगर हम सरल भाषा में देखें तो पादपों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उनके आकार के अंदर और उनकी कार्यात्मक संरचना में अंतर जो पाया जाता है उसको आकारिकीय विविधता कह सकते हैं या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम परिचय से कि जो विविधता है, आकारिकीय विविधता है, वो होती क्या है। तो जो आकारिकीय विविधता है, तो पादप के अंदर ये वाली जो शाखा है, इसके अंदर हम पादपों के आकारिकीय विविधता का अध्ययन करते हैं, या फिर हम आकारिकी को बोले तो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो प्लस लोगोस, ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है आकार और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि पादपों के अध्ययन, पादपों के आकार व संरचना के बारे में अध्ययन करना कहलाता है आकारिकी, पादपों की आकारिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाह्य आकारिकी। बाह्य यानी कि जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। अब पादपों के ऐसे कौन से भाग होते हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, वो हमें मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले जड़ होती है, हालांकि ये भूमि के अंदर होती है, लेकिन हम अगर पादप को भूमि से बाहर निकाल देते हैं, उसको जमीन से उखाड़ते हैं, तो जड़ भी हमें दिखाई देती है, पुष्प दिखाई देते हैं और फल दिखाई देते हैं। तो ये तीनों भाग होते हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो बाह्य आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। बाह्य आकारिकी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके विपरीत यानी कि जो आंतरिक आकारिकी है, आंतरिक का मतलब है कि यदि हम किसी पर्ण की बात करें, पत्ती की बात करें, तो उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। वो किस प्रकार के रंध्र हैं, उन रंध्रों का कार्य क्या रहता है, आकार में छोटे हैं, बड़े हैं, खुले हुए हैं, बंद प्रकार के हैं या दोनों प्रकार के हैं, तो सारी उनकी आंतरिक संरचना कहलाती है। और इनके अंदर यानी कि जब वलकुट पाया जाता है, नहीं पाया जाता, मज्जा, जाइलम, फ्लोएम, तो ये जितने भी सारे भाग होते हैं जो हमें उसकी अनुप्रस्थ काट करने पर, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य काट करने पर हमें भाग दिखाई देते हैं, वो पादप के आंतरिक आकारिकी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पादप के आंतरिक लक्षणों, पादप के भागों के आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करना आंतरिक आकारिकी कहलाती है। अब हम केवल अगर आवर्तबीजी पादपों की बात करें, आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो इनके अंदर टोटल 1,95,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन 1,95,000 प्रजातियों की टोटल संख्या है। लेकिन हमने क्या किया, आवर्तबीजी पादपों को मुख्यतः दो रूप में बांट दिया हमने, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री होगा, उसके अंदर टोटल पाए जाते हैं 45 कुल, यानी कि 45 फैमिलीज पाई जाती हैं किसके अंदर, एक बीजपत्री के अंदर। और जो द्विबीजपत्री है यानी कि जो डाइकोट होता है, उसके अंदर टोटल पाई जाती हैं 240 फैमिलीज। और उन 240 फैमिलीज के अंतर्गत 1,55,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 1,55,000 प्रजातियां, जो संसार में बहुत बड़ी संख्या है ये। और इतने प्रकार की तो इनकी प्रजातियां हैं, तो पेड़ों की संख्या तो बहुत अनगिनत होती है, असंख्य संख्या होती है इनकी। वापिस से देखते हैं, जो आवर्तबीजी होते हैं इनको पुष्पों एवं फलों में बीज बनने के आधार पे इनको पूरे पादपों से अलग रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो आवर्तबीजी पादप हैं उनके अंदर पुष्पों में एवं फलों में बीज का निर्माण होता है। इसलिए इन आवर्तबीजी पादपों को पूरे संसार में बाकी सभी पादप समूहों से अलग जाना जाता है। फिर आवर्तबीजी को टोटल 1,95,000 प्रजातियों में बांटा गया है। 1,95,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंदर टोटल
45 फैमिलीज हैं जिसके अंदर 40,000 प्रजातियां हैं, और जो डाइकोट है यानी कि द्विबीजपत्री है उसके अंदर 240 फैमिलीज हैं जिसके अंदर 1,55,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इनके रहने यानी कि स्वभाव के अनुसार, यानी कि जिस वातावरण में पाए जाते हैं उनके अनुसार इनका स्वभाव कैसा है, इनकी शरीर की संरचना कैसी है, अब हम उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जी बच्चों, अब हम देखते हैं आवास के कारण विविधता। अब आवास क्या होता है? जिस स्थान पर कोई जीव रहता हो, वहां पे अपना वृद्धि और विकास करता हो, वहां से भोजन ग्रहण करता हो, तो वो स्थान उस जीव के लिए कहलाता है आवास स्थान। अब विविधता हमने देख लिया था कि विविधता यानी कि उनमें अंतर पाया जाना किन किन चीजों में। अब देखते हैं तो वार्मिंग के अनुसार, वार्मिंग के वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने प्लांट्स को उनके आवास स्थान के आधार पर निम्न भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलोदविद। जलोदविद नाम से पता लग रहा है जल प्लस उद्भिद यानी कि जल में रहने वाले। अब जल की अधिकता में पाए जाने वाले पादप वो कहलाते हैं जलोदविद पादप। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे जो मुख्य उदाहरण है वो है हाइड्रीला, फिर दूसरा है निम्फिया और जलकुंभी। ये तीन मुख्य उदाहरण हैं जो जलोदविद के उदाहरण हैं। फिर इन्होंने वार्मिंग ने जलोदविद को भी आगे तीन मुख्य भागों में बांट दिया। तो पहला भाग है निमग्न जलोदविद पादप। निमग्न से मतलब है कि पानी में डूबा हुआ, पानी में पूर्णतः डूबा हुआ। निमग्न यानी कि बिल्कुल मग्न हुआ, किसमें? जल में, पूर्ण रूप से जल में डूबा हुआ पादप या डूबे हुए पादप बोल सकते हैं। तो इनके उदाहरण रहेंगे हाइड्रीला व वेलिसिनेरिया। हाइड्रीला व वेलिसिनेरिया। अब जो दूसरा भाग इन्होंने बांटा है वो है जल स्थलीय पादप। नाम इसका है जल स्थलीय पादप, लेकिन इसके अंदर जो पादप का भाग होता है, कुछ भाग रहता है पादप का जल के अंदर, और जो बाकी शेष भाग है, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो जल है ये जल की सतह है, तो पादप, अब जो पादप बिल्कुल इसके अंदर पाए जाएंगे वो कहलाएंगे निमग्न पादप। जो कहलाएंगे निमग्न पादप, ये पानी के बिल्कुल अंदर डूबे रहेंगे। और जो कुछ भाग जिनका पानी के अंदर और तथा बाकी का शेष भाग जो पानी के ऊपर रहेगा वो कहलाएगा जल स्थलीय पादप, यानी कि ये हो गया बी भाग और ये हो गया ए भाग। अब हम तीसरे पादप की बात करें, वो रहेगा पलवमान जलोदविद। पलवमान का मतलब होता है कि जल के ऊपर, बिल्कुल जल के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए, जल की सतह के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए, यानी इनका जो बिल्कुल नाम मात्र हिस्सा जो रहेगा जल में रहेगा, बाकी सारा जो शेष हिस्सा है वो वायु में रहेगा, यानी कि वो जल की सतह पे तैरते रहेंगे, वो कहलाते हैं पलवमान जलोदविद। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखते हैं इनको जलकुंभी और वुल्फिया, ये है पलवमान जलोदविद के उदाहरण। और अगर हम जल स्थलीय पादप की बात करें तो इसका उदाहरण रहेगा टाइफा। इसका उदाहरण रहेगा टाइफा। एक बार वापस से देखते हैं, आवास के कारण विविधता, आवास स्थान के कारण जो इनमें विविधताएं पाई जाती हैं उसके अनुसार देखते हैं। तो वार्मिंग ने इनको बांटा था मुख्य भागों में। तो सबसे पहला उस मुख्य भाग का है पहला जलोदविद, यानी कि जल की अधिकता में पाए जाने वाले पादप। अब इस जलोदविद को भी तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है निमग्न जलोदविद, जल स्थलीय जलोदविद और पलवमान जलोदविद। निमग्न का मतलब है पूर्ण रूप से जल के अंदर, जल स्थलीय का मतलब कुछ भाग जल के अंदर, कुछ भाग जल से बाहर यानी कि वायु में, और पलवमान जलोदविद के अंदर जल की सतह के ऊपर, जल की सतह के ऊपर पाए जाएंगे, वो पादप कहलाते हैं पलवमान जलोदविद। तो इस प्रकार ये तीन भाग बताए हैं वार्मिंग ने। जी, अब हमारा जो दूसरा प्रकार है आवास के कारण विविधता में वो है समोद्भिद। हमने पहला प्रकार पढ़ा है जलोदविद का, अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं समोद्भिद। समोद्भिद के अंदर
मृदा में पाए जाने वाले पादप यानी कि जितने भी पादप हैं जो कि मृदा के अंदर पाए जाते हैं, मृदा में उगते हैं, वो कहलाते हैं समोद्भिद कहलाते हैं। और ये लगातार आर्द्रता वाले वातावरण में हमेशा उगते हैं, आर्द्रता वाले वातावरण में उगते हैं, वो कहलाते हैं समोद्भिद पादप। अब हम तीसरे नंबर की बात करें मरुद्भिद की। मरुद्भिद, मरु से मतलब है कि मरुस्थल, यानी कि जो रेतीली मिट्टी या मरुस्थल में उगने वाले पादप होते हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं, शुष्क वातावरण में रहने के अनुकूल होते हैं। इनके अंदर अत्यधिक जलानुभाव सहिष्णुता यानी कि जल की कमी को सहने की क्षमता पाई जाती है इन मरुद्भिद पादपों के अंदर। इनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूलन से हम बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है यानी कि पादपों से जो पानी के बाहर निकलने की दर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि मरुस्थल के अंदर पहले ही पानी की कमी रहती है। और यदि निरंतर पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो पादप का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण इन मरुद्भिद पादपों के अंदर अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिससे क्या होती हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जो बाहरी तने होते हैं वो छाल यानी कि कठोर छाल हो या उनके रूपांतरित कर लेते हैं, जिससे पानी की कम से कम हानि हो। अब हम देखते हैं मृदा की प्रकृति तथा जल की आवश्यकता के अनुसार कितने प्रकार के पादप पाए जाते हैं। मृदा की प्रकृति, प्रकृति से मतलब है कि वो मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, उदासीन है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और उस मृदा के अंदर किस प्रकार के पादप उगते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं। जिस प्रकार की मृदा होगी उसी के अनुसार फिर उसके अंदर जल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हमारा पहला प्रकार है वो है अम्लोद्भिद। नाम से ही जाहिर है अम्लोद्भिद यानी कि अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले पादप क्या कहलाते हैं, अम्लोद्भिद कहलाते हैं। ये उस प्रकार की मृदा में उगते हैं जिसमें कैल्शियम का क्या हो, अभाव पाया जाए, कमी पाई जाए कैल्शियम की, उस प्रकार की मृदा में ये उगते हैं। अगर उन उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण रहेगा रोडोडेंड्रॉन। जो रोडोडेंड्रॉन है वो अम्लीय प्रकार की मिट्टी में उगता है, जिस कारण इसको अम्लोद्भिद भी कहते हैं।